Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Beta, which was your previous class, last period that you had, of which subject? Good afternoon, ma'am. Beta. बेटा लास्ट पीरियड किसका था आप लोगों का बच्चे? मैम कब? अभी अभी इससे पहले कौन सा किसका पीरियड थी? फाउंडेशन। फाउंडेशन क्लास था आप लोगों का? यस मैम। फैज अटेंडेड दी क्लास? हाँ अग्रिम, अरे कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने भी ना अटेंड करी हो वो क्लास? क्यों बेटा? यस मैम। चलो कोई नहीं। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। मैम हमारी क्लास से उस क्लास में शायद ही कोई जाता होगा। सही में? यस मैम। पर ऐसा क्यों? मैम उस क्लास में सिर्फ टोटल तीनों सेक्शन के बच्चों को मिला के 12 या 11 बच्चे होते हैं बस। और आपको पता है ये फाउंडेशन क्लासेस क्यों हो रही हैं आप लोगों की? यस मैम। क्यों हो रही है बताओ? आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है ना सबने? यस मैम। Yes. उसमें एक आमिर खान का एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग था कि जहां से जो चीज मिल जाए उसे वहां से ले लो। कहता है नहीं कहता है वो? यस मैम। तो आप ये सोचो वो टीचर्स जो आईआईटीएंस हैं, ठीक है, वो अगर आपकी क्लास आपको पढ़ा रहे हैं तो रेगुलर सब्जेक्ट वाली चीज तो मे बी दे आर नॉट डूइंग इट, ठीक है, बट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर फ्यूचर, आप में से बहुत सारे जो हैं एस्पिरेंट्स होंगे भाई, कोई आईआईटी जाएगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, ठीक है, कोई मतलब मैक्सिमम बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि दे ऑप्ट फॉर साइंसेज ओनली, ठीक है, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं दोज हु गो फॉर ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो आप में से यदि मैक्सिमम बच्चे साइंस ही लेंगे, बायोलॉजी मैथ्स ही जो है ऑप्ट करेंगे, तो ये जो टीचर्स आपकी जो फाउंडेशन क्लासेस ले रहे हैं, आप जानते हैं बेटा, जब आप लोग नीट, आईआईटी, जेई वगैरह की प्रिपरेशंस करते हो, उसमें जो आपको टेक्निक को यूज करना होता है, किस तरीके से हाउ टू गो विद द क्वेश्चंस, वो सब चीजें दीज टीचर्स आर टेलिंग यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मतलब एक तो आपके रेगुलर क्लास टीचर्स से हटके हैं ये, they are not your subject teachers, they don't teach you in class 10th, right? Maybe class 11th you will interact with them as your subject teachers, but यहाँ पे they are taking your foundation classes. ये वो classes ले रहे हैं जिसके लिए हम अलग से पैसे देके कोचिंग्स करते हैं, आपको पता है ये बात? और हमारे स्कूल में वो कोचिंग्स आप लोगों को फ्री दी जा रही हैं as one of the classes, और सप्ताह में 3 बार ही तो होती है बेटा, just 3 days in a week, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आप पढ़। हाँ बेटा बोलो। मैम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स। अरे हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में 3 चीजें हैं, ठीक है,
और संजीव सर जो लेते हैं वो आपके लेते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों के जो रेगुलर डाउट्स होते होंगे वो भी तो आप उनसे पूछ सकते हो कि यार सर ये बोलते होंगे नहीं हम नहीं बताएंगे, ऐसा तो नहीं होता होगा ना, बताओ अग्रिम। नो मैम। नहीं होता होगा ना, तो मतलब मेरा ऐसा मानना है बेटा कि मैं अपने बच्चों से भी ये बात बोलती हूँ, बिकॉज वो भी जो है जिस दिन आई डोंट टेल हिम, जिस दिन आई डोंट चेक हिम, वो अपनी क्लास उड़ा देता है, कहता है नहीं वो नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि बेटा वो तुम वो क्लास करो। क्यों? क्योंकि आपके जो रेगुलर डाउट्स हैं आप उन क्लासेस में पूछ सकते हो, मना तो नहीं करेंगे, है ना। और जब कोई चीज होती है, जब कोई चीज कराई जाती है तो उसमें आप हमेशा अपना बेनिफिट देखो। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई नुकसान है क्लासेस करने में, बल्कि फायदा ही है बेटा। हम मूवीज देखते हैं, हम बहुत बहुत चीजें करते हैं जो हमें पसंद होती है ना, बट उन चीजों में भी कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिल जाती है, मिल जाती है नहीं मिल जाती है। और जब आप नॉलेज वाली चीज को करोगे तो उससे आपका नॉलेज का लेवल कितना डबल हो जाएगा, ये भी कभी सोचा है आपने? मतलब इट इज जस्ट बिकॉज आई फील कि मतलब मैं मुझे लगता है कि हमारे टाइम में इतनी सारी चीजें नहीं होती थी। अगर काश हम लोग के टाइम पे ये सब चीजें होती तो हम लाइफ के एक दूसरे फेज में होते, मतलब भले यहाँ नहीं होते बट एक अलग ही चीज होती। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोजर ज्यादा होता। हम लोग की स्कूल की लाइफ वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो भी बहुत अच्छी थी, हम कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि खराब थी, बहुत अच्छी थी। बिकॉज हमें इतना ज्यादा जो है एक्सपोजर मिला, इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला टूवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स, जो कि आज की डेट में बच्चों के पास नहीं है एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि बच्चे आर सो मच इनटू टेक्नोलॉजी कि वो जो प्रैक्टिकली जो चीज वो कर सकते हैं बाहर जाके वो नहीं करते हैं। पूरा दिन कमरे में बंद रहना, पूरा दिन अपने मोबाइल से के साथ चिपके रहना, और जो चीजें नेचर की हैं, जो नेचुरली जो चीजें वो सीख सकते हैं, वो सब चीजें वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जनरेशन के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। हर डेवलपमेंट, हर एडवांसमेंट के अपने फायदे, अपने नुकसान होते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम इस एज में होते और हमें ये सब चीजें मिल रही होती तो शायद हम इसको बहुत इनकैश करते, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो आज का ज्ञान खत्म। लेट अस स्टार्ट विद दी वर्कशीट। लेट मी शेयर। मैम। हाँ बेटा अग्रिम बोलो। मैम ऐसे ही एक चीज पूछी थी, जैसे कि मैम आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग आर्ट्स आफ्टर 10th। ह्यूमैनिटीज, ठीक है ठीक है। यस मैम। हाँ तो मैम क्या मतलब आप भी टीचर होंगे? क्या चीज, क्या चीज? मैम आप भी होंगे टीचर मैम 11th में? बेटा पता नहीं, नेक्स्ट सेशन का तो, इस सेशन में तो हम नहीं है, नेक्स्ट सेशन का आई कांट से। सुरभि मैम इज टेकिंग पॉलिटिकल साइंस, दिव्या मैम इज टेकिंग हिस्ट्री आई थिंक। बट अगर क्लासेस खुलती हैं, अगर क्लासेस फिजिकल क्लासेस खुलती हैं तो ऑब्वियस ही बात है नया कोई और टीचर होगा, है ना। ओके मैम। बाकी अभी के लिए तो ऐसा हम नहीं है, हम अभी नहीं करा रहे हैं, है ना। ओके। चलो वर्कशीट हमें करनी है। लेट मी ओपन। एंड पता है बच्चे सोचते हैं, जैसे बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो ये होते हैं क्या बोलते हैं ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं वो कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि ह्यूमैनिटीज हैज मोर स्कोप देन एनी अदर स्ट्रीम, जो मुझे लगता है। क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज जब करते हो तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट चॉइसेस होती है, और आज की डेट में अगर आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर में वैरायटी और जो ज्यादा एक्सप्लोरिंग होती है वो आपके ह्यूमैनिटीज में ही हो सकती है और किसी सब्जेक्ट में नहीं होती है इतनी ज्यादा, है ना। तो हमें लगता है, हाँ हमें लगता है कि ह्यूमैनिटीज जो लोग लेते हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव, जब हम लोग स्कूल में थे हमारे साथ में जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो है साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करा था 11th-12th में, आफ्टर पासिंग their 12th, more than half of the students they went for higher studies in BA, not in BSc,
वो क्यों? बिकॉज दे सेड कि साइंस में बहुत कम जो है वो जो आपका एरिया है साइंस का वो बड़ा कन्फाइंड सा है, एंड वी वांट टू एक्सप्लोर मेनी फील्ड्स। तो आप सोचो उन लोगों को 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन की पढ़ाई एक साथ करनी पड़ी थी फॉर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स। तो अगर आप अभी से बहुत, और अपने स्कूल में भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने साइंस लिया और बाद में दे चेंज्ड। तो हमें हमारे यहाँ वो पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जब वो हम क्लियर होते हैं तो हम आराम से चीजें कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये वाले क्वेश्चंस, इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को ना समझ में आया हो? क्लास, कैन यू सी द स्क्रीन? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, No, ma'am. सो सॉरी। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, बोलो बच्चा। मैम एक और बात पूछनी है मैम, जैसे कि अगर मैंने मतलब पहले से ही सोच रखा है कि 11th में मुझे आर्ट साइड में जाना है, ठीक है। तो जो मेरा 10th का जो पूरा हिस्ट्री या पूरा जो एसएसटी का स्कोर होगा मैम, वो मैटर करेगा ना? ऐसा होता है ना कि ह्यूमैनिटीज में हाँ नहीं, स्कोर वो मैटर करता है, पर जिसे जो आपकी सब्जेक्ट चॉइसेस होगी ना वो देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा। बट 11th 12th में मुझे नहीं लगता है कि बहुत, 11th में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ये लोग प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे लाइक पीपल फील, इवन स्कूल्स वगैरह में भी जो है जो आपको चॉइसेस देते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होते हैं, साइकोलॉजी वगैरह जो होती है, सोशियोलॉजी वगैरह जो होती है, ये हमने पहले नहीं पढ़ी होती है ना। तो आपका ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हो, एज अ पार्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। 11th में इट विल बी एज अ सब्जेक्ट, फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट के तौर पे आप उसको पढ़ोगे। तो वट एवर यू हैव डन इन क्लास 9th एंड 10th, इवन 8th में भी एक टॉपिक था जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, उसकी डिटेलिंग यू विल बी डूइंग इन क्लास 11th, ठीक है। फिर आपका प्रोबेबिलिटी उसमें वो भी आ जाता है, मीन मीडियन मोड आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स आ जाती है इकोनॉमिक्स में, थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आ जाता है ना। और ज्योग्राफी जो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होती है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज का जो कि अपने आप में एक साइंस को ही रिप्रेजेंट, साइंस के सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो भी ज्योग्राफी में है वो साइंसेस का ही मैक्सिमम पार्ट है ना। यस मैम। और तो 10th के मैम जो ओवरऑल, हाँ बोलो बोलो। मैम 11th में जो होता है, मतलब मैम उसमें तो पेयर होते हैं ना, जैसे कि सिविक्स और हिस्ट्री और एक साथ, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अलग होते हैं। नहीं नहीं, सिविक्स ज्योग्राफी कुछ एक साथ नहीं होता है ना, हिस्ट्री एक साथ होती है, दे आर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। देन 11th में ये अलग यस मैम। सब्जेक्ट हो जाते हैं। यस मैम, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप मैम कॉम्बिनेशन की बात टोटल कर रहे हो? 5, यस मैम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा अच्छा हूँ अच्छा। मैम, जैसे कि टोटल 5 जब सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो हाँ, जैसे कि अब अगर कोई हिस्ट्री लेगा तो मैम वो सिविक्स थोड़ी ना ले पाएगा। जो हिस्ट्री लेगा वो पॉलिटिकल साइंस नहीं ले पाएगा, शायद ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, आप सही कह रहे हो ये। यस पर ना, मैम। नहीं नहीं, पर नहीं, जो हिस्ट्री लेगा नहीं, ऐसा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हैं, ठीक है। यस मैम। नहीं आप बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इसमें ना कुछ वो कॉम्बिनेशंस जो बनाए हैं ना वो सीबीएसई हाँ ने, उन कॉम्बिनेशंस में जैसे हमारे हमारे पास जो हमारे स्कूल में जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं। ज्योग्राफी हमारे स्कूल में नहीं है अभी, हाँ। है ना। अपने स्कूल में जो जो कॉम्बिनेशन आपको मिला है, इंग्लिश, हिंदी भी शायद नहीं है, वैसे हिंदी भी होती है, इंग्लिश है, हाँ। आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, उसमें आपका कंप्यूटर्स है, फिजिकल एजुकेशन है। तो मैम जो मतलब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं कि हाँ नहीं हाँ, ले सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले ले सकते सकते हैं। अपने स्कूल में जो बच्चे भी 11th में हैं ह्यूमैनिटीज में, उनके पास हिस्ट्री यस भी है, मैम। पॉलिटिकल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ओके। ठीक है। ये तीनों तीनों एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट है इन लोगों के लिए, ओके मैम। ठीक है। तो सब्जेक्ट के मैम ऐसे कोई, हाँ बेटा। मैम 29 को एग्जाम मैम सब्जेक्टिव होंगे ऑप्शन या? मतलब दोबारा बोलो, 29 को? मैम 29 से एग्जाम है ना? 29 से नहीं है बेटा, 29 से नहीं है, 29 को आपका साइंस का एग्जाम जो आज होना था वो होगा।
ट्यूसडे को आपका एसएसटी का एग्जाम है, वो एज इट इज है। 21 तारीख को जो एग्जाम शेड्यूल है वो 21 तारीख को ही होगा, 29 से नहीं है। 29 को साइंस है केवल आपका। ओके प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है? ओके मैम। हाँ, ये तो मतलब बड़े अजीब वाली बात हो गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही लग रहा है कि अब एग्जाम 29 से होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्लीज, आपका एग्जाम जैसा था वैसा ही है, केवल आज का एग्जाम जो है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है फॉर 29। और वो जो 3 दिन आपके एग्जाम लगातार होंगे, आई थिंक 28th ऑल्सो यू हैव एन एग्जाम, 30th ऑल्सो यू हैव एग्जाम, है ना? यस मैम। हाँ, तो अब ये Yes, 3 ma'am. एग्जाम आप ये समझ लो एक साथ हो जाएंगे आपके, ठीक है? मैम फिर ऑब्जेक्टिव वाले कब होंगे? वो तो बेटा आपके नवंबर दिसंबर में होंगे मोस्ट प्रोबेबली। वो तो टर्म 1 होगा ना, जिसमें पेपर्स बोर्ड से आएंगे। नहीं मैम, स्कूल में भी होंगे मैम, वो सर ने कहा था। कौन सी मैम ने कहा था? दिव्या मैम ने? मैम कहा था कि अक्टूबर में भी ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। हाँ, अब आप लोग के ऐसे आप ये समझ लो कि नवंबर में कहा होगा, अक्टूबर में नहीं कहा होगा बेटा। मैम नवंबर में तो बोर्ड वाले होंगे। नहीं, दिसंबर में होंगे वो। ओके मैम। ठीक है, चलिए, शैल वी स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आप लोगों ने कर लिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। नो मैम। चलिए, कमिंग टू No, ma'am. चलिए कमिंग टू सिविक्स। ये वाला हमने करा था क्या? क्लास Ma'am, we have done till No, third ma'am. question. till third question we have done, how is federalism practiced in India, right? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, उसके बाद नहीं कराया हमने, है ना? No, ma'am. चलिए ठीक है, तो फोर्थ वाला, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। चलिए आप लोग 5 मिनट लो, 3-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। मतलब लिखो मत, मेन हेड्स लिख लो इनके, और फिर 5 मिनट में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? विल दैट बी ओके? Yes, Yes. ma'am. चलो।
बेटा करें डिस्कस? बेटा करें डिस्कस क्लास? सान्या, अक्षदा, अग्रिम, आनंद? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करें? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें कि 4 करना है? 4. Ma'am, 4. ठीक है. What is the basic nature of Indian federal system? बेसिक नेचर क्या है इंडियन फेडरल सिस्टम का? बताओ भाई, who will tell? Shoaib, Yes, ma'am. what is the basic nature of Indian federal system? मैम लिख रहा हूँ अभी. Ma'am, can I? Yes. Ma'am, may I? चलो, let Agrim start and then Aksada continue with it. Okay? बताओ Agrim. Yes, ma'am. Ma'am, the basic principle of Indian federalism is that the Indian federalism is the Indian federalism is split between legislative, executive, and financial. These are three different authorities between the center and these states. And Indian Constitution also defines the powers between chief legislature and also the judiciary. Okay. This is the federal system of the country. बेटा सेकंड पॉइंट जो आपने बोला एक बार रिपीट कर सकते हो अग्रिम? Yes, ma'am. The ma'am Indian Constitution also defines the power between the judiciary and the legislature. ठीक है. और क्या चीजें And इस तरह- some of the powers of the state government have been further transferred to the panchayats. ठीक है. और Ma'am, our government, we can say our government set up a two-tier government. हाँ ठीक है. पर अब तो वो अब ऐसा है ना, अब 3 टियर हो गई है क्योंकि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी आ गया है. पहले नहीं था ये, है ना? Okay, ma'am. पहले नहीं था ना? No, ma'am. ठीक है. I'll change the plan. तो Aksada, your answer? Ma'am, mine points are also same. It is the same. Anybody with different points? Ma'am, we can say that the power which is shared between the two government, union government and state government. देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में आपको पता है क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि बेसिक नेचर क्या है फेडरल सिस्टम का. हमारे कंट्री में लॉज बनाते हैं हम. हमारा जो लॉज बनाने का क्राइटेरिया है इट इज डिफरेंट. हम कौन से सिस्टम को, 3 लिस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन 3 लिस्ट को फॉलो करते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस वाले क्वेश्चन में दैट व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम, इसमें आपको ये बताना है कि किस तरीके से इंडिया में जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड. यूनियन लिस्ट के उसमें अलग सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कॉमन सब्जेक्ट्स है जिसमें स्टेट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं एज पर देयर नीड एंड कन्वीनियंस.
ठीक है, तो ये जो 3 लिस्ट सिस्टम को जो हम फॉलो करते हैं, ये हमारे फेडरल सिस्टम का बेसिक नेचर है, क्योंकि पावर जो है सारी की सारी एक उसमें कन्फाइंड नहीं करी हुई है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें इस आंसर में आपको जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट है ना, कि किस तरीके से पावर्स को डिसेंट्रलाइज करा हुआ है, वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 changes towards decentralization brought in the constitution after the amendments made in 1992। हम सबको पता है 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, उस अमेंडमेंट में क्या चेंजेस आए टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन, उसके कोई 5 चेंजेस को बताओ। एनी वन ऑफ यू हु फील्स कैन टेल। महक बताएंगी, अनमता बताएंगी कि महक बताएंगी? मैम may I tell? Ma'am, can I? ओके, महक और अनमता। Ma'am, Ananta. सान्या, Yes, ma'am. Ma'am, बोलो बेटा। It's mandatory to hold election regularly. यस, Seats are reserved for election bodies, HCs, HTs, and the backward classes. At least 1/3 of all the seats are reserved for the women's. नेक्स्ट, The state government are required to share the power and the revenue with the local government bodies. ठीक है। 5वां पॉइंट, बताओ। the nature of sharing varies from state to state. द नेचर ऑफ व्हाट? Sharing varies from state to state. नहीं बेटा, इसमें आपको बताना है कि 1922 के अमेंडमेंट के बाद एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉर्म करा गया, जो कि पहले मिसिंग था, क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जिसको कि ये कहा गया कि उसकी जिम्मेवारी है ये देखना कि भाई रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस हो रहे हैं स्टेट में फॉर द लोकल गवर्नमेंट। Ma'am, an independent institution called the State Election Commission. Yes, an independent institution called State Election Commission. Clear? Ma'am, Yes, can we say state election and commission has been created in each state to conduct panchayat and the municipal elections? Yes, you can. Easily you can say this. चलिए, ये आंसर क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Coming to the Yes, next ma'am. question. Yes, ma'am. The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. Justify this statement. ये टॉपिक हमने पढ़ा है ना? Yes, ma'am. हाँ, इसमें आपको लिंग्विस्टिक स्टेट वाला जो था, वो क्यों जो है हमारे कंट्री के लिए पहला और इम्पोर्टेंट टेस्ट था फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ कैन यू से दिस? You have the books with you? Yes, ma'am. खोलो वाला पेज खोलो जिसमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला है, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट जहाँ पे लिखा गया है। Yes, ma'am. Open. I can. Hmm. The creation of linguistic. Hmm? The creation of linguistic state was the first and the major test of for democracy, democratic politics in our country. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new states. Different people who spoke different languages live in the same state. Some states were created not on the basis of language, but to recognize different bases on culture, ethnicity, or geography. इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है वो हमारे आंसर को जस्टिफाई करता है। लास्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर
Yes, ma'am. लास्ट पैराग्राफ समझ में आया कैसे, कौन सा है लास्ट वाला उसका इम्पोर्टेंट पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये आंसर क्लियर आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए जहाँ पे ये बताता है ना कि गवर्नमेंट रियलाइज लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर resisted, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united and it has also made administration easier. ठीक है, Yes, ma'am. तो आप इसमें ये बताओगे कि किस तरीके से डिमांड हो रही थी, कैसे लोगों ने रेजिस्ट करा, मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने मना करा, बट बाद में फिर डिमांड जब इनको बनाया गया उसके बाद से ये रियलाइज करा मिनिस्टर्स ने, लीडर्स ने, कि भाई लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने के बाद जो है ज्यादा अच्छे से कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, प्लस इट वाज द कंट्री फेल्ट मोर यूनाइटेड। भाई डर तो यही था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि देश फिर बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर इसके बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर्मेशन के बाद देश जो है बिखरा नहीं, डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, रेदर यूनाइटेड, एवरीबॉडी वाज फीलिंग यूनाइटेड। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पंचायती राज। पंचायती राज पे एक शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे? What will you tell about Panchayati Raj? बताओ। Ma'am, the rural local government is popularly known as Panchayati Raj. Very good. और Each Ma'am, village or each a group village of village in some states has a gram panchayat. This is a council consisting of several ward members, often called panch, and a president of or sarpanch. ये ग्राम पंचायत तक जो पैराग्राफ है आपका रूरल गवर्नमेंट से शुरू होके ये नोट पंचायती राज में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए डिफाइन ग्राम सभा, राइट अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। ग्राम सभा क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, बताओ, एनी वन ऑफ यू? Gram Sabha is a primary body of Panchayat Raj system. ठीक है, और The panchayat work under the over. ग्राम सभा क्या है पहले ये बताओ। ग्राम सभा क्या है, अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि व्हाट इज ग्राम सभा, हाउ विल यू डिफाइन? Ma'am, Sabha of electorates. To put it more easily in simple language, Ma'am, Gram Sabha is the panchayati body of, sorry ma'am, it is the body of Panchayati Raj. it is the body of पंचायती राज। नहीं, Ma'am, prime ग्राम body. सभा को Ma'am, कौन we can say that Gram Sabha is the backbone of the Panchayati Raj and village development. as it contains, who all are members of ग्राम सभा? Ma'am, punches nahi panchayat punch and yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, punch and why Panch and Sarpanch. sarpanch, yes ma'am. बेटा हमने पढ़ा है कि ग्राम सभा जो है it consists of the voters, the people, the ones who are 18 plus, they all are part of this gram sabha, right? Yes.
ठीक है। यस ये मैम। ग्राम सभा किससे बनती है? ग्राम सभा हर उस आदमी से बनती है जो विलेज पंचायत, जब ये इलेक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत के, उसमें जब वो वोट